हमारी किडनियों का जो बेसिक काम है, जो बेसिक फंक्शन है, वो ये है कि जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म, जो खाने को मेटाबॉलाइज़ करते हैं, जो हम लिक्विड्स लेते हैं उसको मेटाबॉलाइज़ करते हैं, उसके बाद कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं। जो अच्छे पदार्थ हैं वो बॉडी यूटिलाइज़ कर देती है, जो टॉक्सिक पदार्थ हैं उसको शरीर को निकालना होता है। तो वो दो तरीके से निकलता है, एक यूरिन के थ्रू निकलता है, एक मल के थ्रू निकलता है। तो जो किडनीज़ जो हैं वो यूरिन बनाती हैं और साथ में इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करके बाहर निकालती है। किडनीज़ का मेन काम है इस यूरिन के थ्रू हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालना। किसी भी कारण किडनी के फंक्शन में बाधा आती है तो जो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं और धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते हैं शरीर में और नुकसान करते हैं। मेनली कुछ मेडिकल कारण हैं और कुछ सर्जिकल कारण हैं। मोस्ट कॉमन कॉज किडनी फेलियर का आज की तारीख में डायबिटीज़ है हिंदुस्तान में, हाई ब्लड प्रेशर है और भी कई सारी अन्य बीमारियां हैं जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। कई सर्जिकल कारण हैं। सर्जिकल कारण जैसे कि पेशाब के रास्ते में अवरोध, स्टोन्स के कारण, प्रोस्टेट के कारण, कैंसर के कारण, किसी के कारण भी। तो ये जब पेशाब के रास्ते में अवरोध प्रोवाइड करते हैं तो धीरे धीरे करके किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस आते हैं और किडनियाँ धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देती हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज किडनीज़ को फेल करने में डायबिटीज़ का है, हाई ब्लड प्रेशर का है। ये इतने कॉमन कॉजेज़ हैं कि अगर इनको हम अनट्रीटेबल छोड़ दें, अगर हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बराबर ना लें, अगर हम शुगर अपना कंट्रोल पे ना लें, तो धीरे धीरे करके हमारे किडनी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और उसी कारणवश जो हमारी किडनीज़ का नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हम शुगर कंट्रोल रखें, अपना हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और जो कारण है किडनी फेलियर के जैसे कि यूरिन में अवरोध होना, इसका हम टाइमली अगर अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, टाइमली उसका निवारण करवाएं तो किडनी डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेबल। किडनी डिजीज़ के कई स्टेजेस होते हैं। एक क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है और एक ESRD जिसको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के 5 स्टेजेस होते हैं और स्टेज 5 को ESRD कहते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अगर हम अपना क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर हमें पता चल जाता है कि हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1 स्टेज 2 में, अगर हम इसका प्रॉपर ध्यान दें, अगर हम डॉक्टर की सलाह माने, खाने में नमक थोड़ा कम रखें, अपना शुगर, अपना रक्तचाप कंट्रोल में रखें, जो हेल्दी फूड है वो खाएं, तो हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़ एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ नहीं बढ़ती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में ही कंट्रोल हो जाती है और कई सारे मरीज़ का डायलिसिस होना, रीनल ट्रांसप्लांट होने से वो बच जाते हैं। लेकिन अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे या किसी और कारण से हमारी किडनी की डिजीज़ बढ़ती जा रही है, स्टेज 4, स्टेज 5 में आ जाए, इसका निवारण कई तरीक़ों से हो सकता है। मेन हमारा क्या पर्पस रहता है डिजीज़ ट्रीट करने में, स्पेशली स्टेज 4, स्टेज 5 की, कि जो शरीर के टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो बाहर निकलें। तो उसका कुछ टेम्पररी इलाज है, कुछ परमानेंट इलाज है। टेम्पररी इलाज में आता है हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस में मशीन के थ्रू जो शरीर की गंदगी है वो निकाली जाती है। ब्लड शरीर से निकाला जाता है, एक मशीन में वो सर्कुलेट होता है। उस मशीन में कुछ विशेष फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया जैसे टॉक्सिक पदार्थ को निकाल लिया जाता है और उसी ब्लड को, साफ ब्लड को वापस आपके शरीर में डाल दिया जाता है। लेकिन डायलिसिस इज़ अ टेम्पररी मेजर। आपको अमूमन हफ्ते में 2 से 3 डायलिसिस करानी पड़ती है ये शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने में, क्योंकि ये परमानेंट इलाज नहीं है। जो आपके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स है वो बन रहे हैं और वो निकाले जा रहे हैं, बट वो किस कारण से बन रहे हैं उसको दूर नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो कि एक आधुनिक मेथड है, रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट में अपने रिलेटिव्स के या कैडेवरिक डोनेशन कहते हैं, जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं लेकिन उनकी ब्रेन डेथ हो गई होती है लेकिन सर्कुलेटरी फेलियर नहीं हुआ होता है, तो उनमें से गुर्दा निकाल के आप में डाला जाता है और वो गुर्दा एक तरीके से आपके जो नॉर्मल गुर्दे होते हैं उनका फंक्शन टेक ओवर कर लेता है। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट वे टू ट्रीट आपकी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो रीनल ट्रांसप्लांट के लिए भी हमको लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम इसको बहुत देर तक टालेंगे तो सक्सेस रेट रीनल ट्रांसप्लांट का उतना ही कम हो जाता है।
और साथ में हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक रीनल ट्रांसप्लांटेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, इसमें आपको उम्र भर इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को रोक के या कम करके रखेंगी, क्योंकि एक नॉर्मल टेंडेंसी हर शरीर की होती है कि उसमें कोई किसी और का ऑर्गन डाला जाएगा तो वो शरीर रिजेक्ट करेगा। तो उस रिजेक्शन को रोकने के लिए आपको उम्र भर इम्यूनोसप्रेसिव दवाई लेनी पड़ती है। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपने किडनी ट्रांसप्लांट तो करा लिया, लेकिन अगर आप अपनी समय से दवाइयाँ नहीं लेंगे, इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ नहीं लेंगे या बंद कर देंगे या आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपका एक तरीके से रीनल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा। आपका वो तुरंत वापस जैसी आपकी स्थिति ट्रांसप्लांट के पहले थी वैसी स्थिति बाद में हो जाएगी। बट इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन द सेंस कि एक परमानेंट इलाज है, और आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूपी गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आपको पैसा मिल जाता है, तो आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। यूजली रीनल फेलियर जो है आपका 4th, 5th, 6th डिकेड में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया इसके कारण डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो आज की तारीख में जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है वो यूजली 4th डिकेड में शुरू हो जाती है और उसका असर आते आते करीब 7-8 साल लगता है। तो एक तरीके से 4th और 5th डिकेड में ये कॉमन है। कुछ कंडीशंस में जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ या कुछ और चीज़ें, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हुआ, इन सब कंडीशंस में ये बीमारी थोड़ा और अर्ली प्रेजेंट कर सकती है, या गुर्दे के पेशाब के रास्ते में जो अवरोध है उसको दूर नहीं किया जाए तो ये जल्दी प्रेजेंट कर सकती है। यूजली 3rd, 4th, 7-8 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है, जिसके कारण बहुत सारे हैं, ट्रीटेबल हैं, कुछ अनट्रीटेबल हैं। बट एनी हाउ जो भी ट्रीटेबल कारण है, आजकल पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकते हैं। किडनी डिजीज़ में आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं बॉडी के वो नहीं निकल पाते हैं, जो शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। जो मेन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो यूरिन के थ्रू निकलते हैं वो क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया है। धीरे धीरे करके ये शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं और इनके कई ख़राब रिजल्ट्स होते हैं। आदमी धीरे धीरे करके उसकी पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, कि उसको भूख लगना कम हो जाती है, उल्टी लगेगी, उसको हर समय नौजिया फीलिंग आएगी, कमज़ोरी लगेगी, थकान लगेगी, शरीर में सूजन आ जाएगी और एडवांस केसेस में सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और ये कंडीशन अगर कई दिन तक अनट्रीटेबल रही या किसी कारण से बढ़ती रही तो ये हार्ट और ब्रेन पे भी असर डालती है। किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप अगर अपना बचाव नहीं करेंगे या जो आपको प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उसको आप नहीं अपनाएंगे तो ये एक तरीके से राजसी योग कहा जाता है कि आपको एक बार हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए कई सारे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन जो है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, उसकी टाइमली दवाई लें, उसको कंट्रोल में रखें। दूसरा ये है कि जितना डॉक्टर ने आपको, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने, आपके यूरोलॉजिस्ट ने जितना आपको पानी पीने के लिए बोला है, जितना आपको पेशाब बन रहा है उस हिसाब से आप पानी पीजिए। अगर आपको डेली का पेशाब 1.5 लीटर हो रहा है तो आप 1.5 लीटर, 1.25-2 लीटर ज़्यादा पानी नहीं ले सकते हैं, नहीं तो ये आपका पानी शरीर में इकट्ठा होने लगेगा, सूजन क्रिएट करेगा और धीरे धीरे करके सांस लेने में दिक्कत आएगी आपको इसकी वजह से। दूसरा है, नमक हम खाने में लेते हैं उसको हम कंट्रोल्ड फॉर्म में लें, थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ये अक्सर कई स्टडीज़ में पाया गया है कि हाई सोडियम इंटेक, हाई सॉल्ट इंटेक आपकी इस बीमारी को बढ़ाता है। तीसरा, हम एडिक्वेट टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, क्योंकि ये किडनी की बीमारी प्रोग्रेस होने के चांसेस रहते हैं। अगर हमने टाइमली इनको दिखाया तो टाइमली अगर हमको ट्रीटमेंट मिल गया तो कई बार ये स्टेज 3 से स्टेज 4-5 जाने में इसका रोकथाम होता है। तो हम अपने परमानेंट डायलिसिस पर जो जाते हैं या हमको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, हम उसको पहले ही स्टेजेस पे रोक सकते हैं। तो मेन आपको अपने खान पान पे, अपने डाइट पे, एडिक्वेट प्रोटीन डाइट, एडिक्वेट वाटर इनटेक, ये सब चीज़ें हैं, अगर हम उसको नियमित रूप से फॉलो करें तो हम किडनी डिजीज़ को रोक सकते हैं। और किडनी डिजीज़ अगर हो भी गई है आपको तो इसके प्रोग्रेशन को हम थाम सकते हैं। जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, ये जब अपने अंतिम स्टेज में आ जाती है, जिसको हम ESRD कहते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, तब आप
यूजुअली आपकी कोई दवा कारगर नहीं रहती है, तब आपको कुछ टेक्निक्स पे निर्भर होना पड़ता है, जैसे कि डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट। डायलिसिस के कई तरीके हैं। कई बार डायलिसिस खून से की जाती है, कई बार आपके पेट में एक ट्यूब डाल दी जाती है और उस ट्यूब के थ्रू एक विशेष सॉल्यूशन आता है, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन बोलते हैं। उस सॉल्यूशन को उस ट्यूब के थ्रू डाल दिया जाता है और कम से कम 2 से ढाई घंटा आपके पेट में उसको छोड़ दिया जाता है, उस फ्लूइड को। वो फ्लूइड धीरे धीरे करके आपके शरीर की गंदगी को अब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे 2 घंटे बाद धीरे से उस ट्यूब को वापस खोल दिया जाता है, जैसे कि जो सॉल्यूशन डाला गया है आपके पेट के अंदर वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाए। बट ये टीडियस प्रोसेस है और लगभग आपको रोज़ का रोज़ करना पड़ता है। दूसरा तरीका है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के कई तरीके हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो किडनी के मरीज़ हैं वो अपने हाथ में रुमाल बांध के रखते हैं, वो यूजुअली एक फिस्टुला को कवर करते हैं। यहाँ पे जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं हाथ की और आपकी जो वेन्स होती हैं उनको आपस में इंटर कम्युनिकेट किया जाता है। वेन को आर्टरी से इंटर कम्युनिकेट कर दिया जाता है, जिससे कि वेन और मोटी हो जाती है। जब ये वेन मोटी हो जाएगी तो हीमोडायलिसिस में एक कैनुला डाला जाता है। उस कैनुला को उस मोटी वेन में डालना आसान होता है, इसलिए ये फिस्टुला बनाया जाता है। इस कैनुला के थ्रू जो आपका शरीर का ब्लड है धीरे धीरे करके 1 से 2 घंटे में धीरे धीरे करके निकाला जाता है। एक मशीन में इसको सर्कुलेट किया जाता है, जिसमें एक फ्लूइड होता है, स्पेशल फ्लूइड जिसको डायलिसेट कहते हैं। इस फ्लूइड की खासियत ये होती है कि ये आपके शरीर के जो गंदगी है, क्रिएटिनिन, यूरिया है, इसको धीरे धीरे करके वो अब्जॉर्ब कर देता है। तो आपका जो ब्लड है वो एक तरीके से साफ़ होकर फ़िल्टर आउट होता है। जो ये फ़िल्टर्ड आउट ब्लड है उसको उसी कैनुला के ऊपर एक और कैनुला लगा रहता है, उसी के थ्रू ये वापस धीरे धीरे करके वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। ये प्रोसीजर आपका पेरिटोनियल डायलिसिस जैसा टीडियस तो नहीं है, बट एक टेक्निकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फिस्टुला बनाया जाता है। फिस्टुला की पेटेंसी को, उसकी जो एक देख रखाव है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। और आपको एक सेंटर चाहिए। पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पे भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको हीमोडायलिसिस करानी है तो आपको स्पेशलाइज्ड डायलिसिस सेंटर्स में जाना पड़ेगा, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं ये कार्य करने के लिए। तो लमसम आपको हफ्ते में 2 से 3 बार जाना पड़ सकता है और एक डायलिसिस का अमूमन खर्चा करीब 3 से 5 हज़ार के बीच में आता है, डिपेंड सेंटर टू सेंटर। बट इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसीजर और कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके अलावा एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपको किसी ना किसी फॉर्म ऑफ डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। अगर आपको डायलिसिस से बचना है तो आपके आगे रीनल ट्रांसप्लांट का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर ये टाइमली रीनल ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो हर मरीज़ मोर और लेस अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। वो नॉर्मल अपने काम पे जा सकता है, नॉर्मल अपनी सारी गतिविधियां कर सकता है, कमा सकता है, अपने घर परिवार का ध्यान रख सकता है। रीनल ट्रांसप्लांट ऑल्दो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बट एक हाईली सक्सेसफुल प्रोसीजर है। इस रीनल ट्रांसप्लांट को कराने के लिए पैसा दिया जाता है और इसके मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस में जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं चलती हैं उसके लिए भी भारत सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं, जिसके थ्रू आपको पैसा मिलता रहता है असाध्य रोग स्कीम के थ्रू। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को संक्रमण से बचा के रखना है, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना है, साफ़ खाना खाना है, साफ़ पानी पीना है। कहीं भी बाहर मार्केट में निकलें तो एक मास्क लगा के रहें। बहुत सारे लोग में भीड़ भड़क्के वाले एरियाज़ में जाना अवॉइड करें। टाइमली अपनी इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं लें। टाइमली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट को समय समय से दिखाते रहें, अपने ब्लड, क्रिएटिनिन और यूरिया की जांच कराते रहें। तो अगर आपने रीनल ट्रांसप्लांट को सही तरीके से लिया, उसकी जो प्रिकॉशंस है उसको आपने ठीक से अपनाया, आपने ठीक समय से अपनी दवाइयाँ ली, तो रीनल ट्रांसप्लांट के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से हो जाती है। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप किडनी फेलियर के पहले करते थे।